छोटे बच्चे एक मिट्टी का ढेला होते हैं। उस ढेले को आप कोई भी आकार दे सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने शुरुआत की थी आते ही आ आ ए उ ए उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। गीतों के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास किया। किताबें बंद कर दो, आज बिना किताबों के पढ़ेंगे। वो मेरी तरफ अचंभे से देखने लगे कि मैम बिना किताबों के। बॉर्डर्स होते थे तो साथ साथ हिंदी के शब्द भी चलते थे, तो अंग्रेजी भी बोलती थी मैं उनके साथ कि अंग्रेजी का बेटा ये शब्द है तो भूलना नहीं। इससे बच्चा क्या करता था कि दोनों चीजें वह सीख जाता था। एक बच्चा यहाँ से हंसेगा, एक बच्चा वहां से हंसेगा, कुछ भी कह सकते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर उन्हीं के लेवल पर उतरकर हमें उस कविता को पढ़ाना पड़ता था। तेनू सूट सूट करदा, तो ऐसे देखो, तेनू सूट सूट करदा। अब एक सूट है और एक तुझे सूट मतलब अच्छा लगता है, तो दोनों शब्द एक से हैं, अर्थ अलग अलग है, तो ये मत अलंकार है। धूल भागी घाघरा उठाए, अब ये मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन जिसे आप कहते हैं। तो ऐसी चीजों में बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते थे, तो कहते मैम ये लिख दे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने कहा कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि फिल्मी गाने भी तो हमारी कविताओं के ही हैं। बिल्कुल वही सेम ही तो चीजें हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, आपके स्कूल में जब हिंदी पढ़ाई जाती थी तो वर्णमाला से आपने शुरुआत की थी, स्वर और फिर व्यंजन आपने सीखे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपका तारुक हुआ मुहावरों से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, और इस तरीके से आपने व्याकरण सीखी। लेकिन चलते चलते जब हम बड़े होते गए तो हिंदी से हमारा प्यार ऐसा बढ़ता गया कि हर साल जब हिंदी दिवस मनाया जाता है हम उसी हिंदी को याद करते हैं। और आज एक बार फिर हम हिंदी के बारे में ही चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अध्यापिका है। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे और हिंदी की अगर हम स्मृतियों में जाते हैं तो हमें हमारी हिंदी की वो टीचर याद आ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस तरुणा गौर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदी की अध्यापिका है, एक कॉन्वेंट स्कूल में 30 सालों तक बच्चों को इन्होंने हिंदी पढ़ाया है। एक कॉन्वेंट स्कूल, बहुत बड़ी चुनौती होती है वहां पर पढ़ाना। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, बच्चों को हिंदी आपने पढ़ाया? देखो वैभव जी, आपने ये प्रश्न किया, इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। लेकिन आपने जो मुझे कहा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चों को पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता है। हिंदी, जहाँ तक की बात है, हिंदी की मैं बात करती हूँ, तो हिंदी छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा है तो मुश्किल जी, लेकिन छोटे बच्चे एक मिट्टी का ढेला होते हैं। उस ढेले को आप कोई भी आकार दे सकते हैं, एक अच्छा सा मटका बना सकते हैं, और कुछ नहीं तो उसमें बहुत अच्छी नक्काशी कर सकते हैं। ये तभी संभव हो सकता है कि जब कोई भी टीचर या कोई भी अध्यापिका जो है बच्चों के साथ जुड़ जाए। लेकिन बच्चों के साथ जुड़े कैसे? अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को यदि मैं अ आ इ ई सिखाने लग जाऊं तो वो कहेंगे क्या है ये, तो उन्हीं के स्तर पर उतरना भी पड़ता है। अब छोटे बच्चे हैं तो नेचुरल है कि जो छोटा नर्सरी का बच्चा, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई नर्सरी से हुई जी, और नर्सरी में बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने जब स्कूल में एंटर किया तो मैंने देखा कि बड़ा ही रंगीन माहौल है। रंगीन से मेरा मतलब है कि जगह जगह बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ जाकर जब मुझे मेरी प्रिंसिपल साहिबा ने बोला कि मिसेस गौड़ आपको हिंदी पढ़ानी है, अब हिंदी पढ़ाने के लिए जब मैं क्लास में जाती हूँ तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मेरा मुंह ताक रहे होते हैं। अब समझ नहीं आया मुझे कि इन्हें मैं हिंदी की शुरुआत करूँ तो करूँ कैसे। तो मुझे याद है कि मैंने शुरुआत की थी आते ही आ आ ए उ ए उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। तो मुझे ये याद है कि मैंने इसी लाइन से शुरू की थी क्लास। तो बच्चे मेरी शक्ल देख रहे थे और फिर उसके बाद बच्चों ने कहा, रिपीट किया अब उन्हें लगा, फिर मैंने भी दोबारा बोला। इस तरह से बोलते बोलते वो अपना डेस्क बजाने लग गए। और बजाते बजाते उन्हें वो जो लाइन थी वो रट गई।
अब उड़ी बाबा का तो कोई था ही नहीं, मूल्य नहीं था उस समय, लेकिन आ आ इ ई उ ऊ जो उसमें जो वर्ण आ रहे थे वो बच्चों को रट गए। अब वो जहां जाते वहीं भागते और आ इ ई करते जाते। धीरे धीरे इस तरह से उन्होंने उन स्वरों को सीख लिया। क्या बात है। हालांकि उन्हें लिखना नहीं आया, पर उन्होंने उन स्वरों को सीख लिया। सीखते सीखते धीरे धीरे फिर हम पहुंचे उनके लेखन पर। जब लेखन पर पहुंचे तो क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि बार बार हाथ उठता है, जैसे ही हम वर्ण लिखेंगे बार बार हाथ उठे, शिरोरेखा भी लगानी है, सब कुछ, तो हाथ उठता है। तो बच्चा बार बार उसे पसंद नहीं आता है, उसे चाहिए बिल्कुल फ्लो से हाथ चलता चला जाए। तो इस तरह से वहां पर भी एक चुनौती सी रही, लेकिन धीरे धीरे बच्चे काबू में आ गए और ज्यादातर नर्सरी और केजी के लिए रहा गीतों के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास किया। फिर मुझे मिडिल स्कूल भेज दिया गया। अब जब मिडिल स्कूल पहुंचे तो वहां तो मटके बने बनाए थे। अब उन मटकों में पानी कैसे भरा जाए? तो जब वहां पहुंचे तो अब बच्चे देखने लगे कि अब ये भी न्यू टीचर आ गई, तो इन्हें भी अब कैसे तंग किया जाए, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं तो कुछ तो बनता है। अब वहां पहुंच गए तो जैसी बुक्स के लिए बच्चों ने किताबें खोल ली। तो मैंने कहा बेटा किताबें किस लिए खोल रहे हो, किताबें बंद कर दो, आज बिना किताबों के पढ़ेंगे। वो मेरी तरफ अचंभे से देखने लगे कि मैम बिना किताबों के कैसी पढ़ाई होगी? देखो बेटा ऐसा व्याकरण तो हम बिना किताबों के पढ़ेंगे। तो हमने शुरू किया उन्हें पढ़ाना। ऐसा नहीं कि टेबल के उधर बच्चे बैठे हैं और टेबल के इधर मैं खड़ी हूँ, नहीं, साथ साथ चलते चलते पूरी क्लास में, और किसी को भी फटाफट उठाना या बात करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक हम बच्चों को कोई भी भाषा नहीं सिखा सकते हैं। व्याकरण शुरुआत की मैंने उन्हें। अब व्याकरण जब उन बच्चों को करवाया जा रहा था तो ऐसे ही मैंने कहा अच्छा मेरे एक तकिया कलाम है, अच्छा तो भाइयों फिर एक तकिया कलाम है, तो मैंने कहा अच्छा तो भाइयों फिर। तो एक 8th क्लास का बच्चा कहता है मैम बहनों भाइयों नहीं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो बहन हो। तो एक बच्चा और था, उसने बोला कि मैम तो गुस्सा नहीं हुई। तो यहाँ पर जो बच्चे ने कहा कि मैम गुस्सा नहीं हुई, वो बात मेरे जहन में बस गई कि मुझे गुस्सा कम और प्यार ज्यादा और काम ज्यादा करवाना है। तो यहाँ से फिर मेरी शुरुआत होती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा मैंने भाई बोला तुमने बहन बोला, व्याकरण की दृष्टि में है कहाँ? तो उन्होंने बोला मैम लिंग। मैं कहा लिंग है? नहीं वचन है। नहीं मैम आप गलत हैं, लिंग है। हाँ भाई लिंग है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कभी पढ़ाने के लिए कि हम अपने आप को उन बच्चों से कम पढ़ा लिखा दिखाकर, पढ़ा लिखा तो नहीं मतलब कुछ जानकारी कम दिखाते हुए बच्चों को जब ऊपर कर देते हैं तो बच्चे में एक नई रौनक आ जाती है। और इसी तरीके से मेरा ये जो सफ़र शुरू हुआ और हाई स्कूल तक पहुंच गया। और आज तो नहीं मैं कहूँगी कि मैं खुद सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, बच्चे क्लास का इंतज़ार करते थे कि कब हिंदी क्लास होगी और कब हमारी टीचर हमारी क्लास में आएंगी। और यदि मैं 2 मिनट लेट भी हो जाती थी तो स्टाफ रूम में आ जाते थे, मैम गॉड मैम आपकी क्लास है। अच्छा भाई चलो चलते हैं। तो ये जो खुशी मुझे मिली और आज तक मैं इस बात को कभी, अब तो मैं सोचती ही हूँ, तो जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा सफ़र है अच्छा था। आपने जो गीतों के जरिए आपने बच्चों को सिखाया और उसके बाद आप शब्द किस तरीके से बनते हैं वो बच्चों को आपने सिखाया। और आपने कहा कि जिस तरीके से कच्ची मिट्टी होती है उसे आप जिस भी आकार में आप ढाल सकते हैं।
इसी से मैम मेरा अगला सवाल है कि कच्ची मिट्टी वाले तो हैं जो वो ढल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बड़े बच्चों को भाषा सिखाना वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है। और खासकर जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को हमेशा एक दूसरे दर्जे की भाषा माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश में भी अगर अलग अलग राज्यों के बीच में संवाद होता है तो इंग्लिश को, अंग्रेजी को एक संवाद का एक माध्यम माना जाता है। तो मुझे लगता है कि उसे ज्यादा जो छात्र होते हैं या फिर लोग होते हैं प्रायोरिटाइज करते हैं, ज्यादा एक सुपीरियर भाषा समझते हैं। ऐसे में हिंदी को एक वो महत्व किसी के मन में डालना, ये इसे किस तरीके से आपने अंजाम दिया? देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि हिंदी दूजे पायदान पर बैठी है, क्योंकि मेरा अपना विषय रहा है तो मैं कभी नहीं मानती हूँ कि हिंदी दूसरे पायदान में है। और जहाँ तक हमारे स्कूल की बात है, हमारे स्कूल में भी इस पायदान की स्थिति कहीं मुझे नहीं दिखाई दी। हाँ, कोई मानता है तो मानता रहे, पर मैं नहीं मानती हूँ। मैंने अपने बच्चों को कभी भी हिंदी बोलते हुए अपने आप को कम समझना कभी सिखाया ही नहीं है। भाषा चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, यदि आप भाषा की जानकारी रखते हैं और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं तो भाषा सफल है। बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे जैसे आदमी मिडिल से हाई स्कूल पहुंचता है, मुझे एक याद आ रहा है, एक प्रसंग से ही समझिए। वो वो विवेकानंद जी के मुझे एक छोटी सी कहानी याद सी आ रही है कि वो, हालांकि मैं क्लासेस में भी सुनाती हूँ। जब विवेकानंद जी कहीं गए तो वहां पर पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा हेलो, दूसरे लोगों ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा? हाथ जोड़ के नमस्ते। नमस्ते। तो सोचा हिंदुस्तान से आया, इसको अंग्रेजी कहाँ आती होगी। तो उन्होंने बोला आप कैसे हैं? बोले आई एम फाइन, थैंक यू। तो बोले समझ नहीं आया, एक तरफ हमने हिंदी बोली तो आपने अंग्रेजी बोल दी, हमने अंग्रेजी बोली तो ऐसे हिंदी अंग्रेजी का क्या चल रहा है जी। उन्होंने देखिए, जब आपने मेरी मातृभाषा की इज्जत की, मैंने भी आपकी मातृभाषा की इज्जत करती। तो यही बात जब सब लोग समझ जाएंगे, क्या बात है, तो हमारी भाषा जो है कभी पीछे नहीं रह सकती। तो हम दूसरे पायदान पे रखे ही क्यों? जब पहले नहीं रही तो अब क्यों? अब तो होनी ही नहीं चाहिए कभी भी। अब बच्चों में ये बात होनी भी चाहिए कि मैं ज्यादातर बच्चों को ये बताती हूँ, बेटा आप हिंदी जानते हैं जी, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, आप दोनों भाषाओं में अपनी बात को कह सकते हैं जी। अब ये देखिए कि जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है वो खाली अंग्रेजी जानता है, हिंदी नहीं जानता है, तो आप बड़े हुए या वह? आप ही तो हुए। सही बात। तो फिर क्यों अपनी भाषा को इतना नीचे समझना? देखिए, जहाँ तक मातृभाषा की बात है, हिंदी की बात है, जब हम एक, फिर वही बात है, क्योंकि मैं कहानियों के माध्यम से पढ़ाती आई हूँ तो इससे छोटे छोटे प्रसंग मेरे दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। एक बच्चा जो है अपने दोस्तों के सामने, दोस्तों के साथ आता है और उसकी माँ आती है और माँ पानी देती है तो एकदम से कुछ कुछ बोल देता है अपनी माँ को जी। बच्चा दूसरे उसके दोस्त सोचते हैं क्या ये अपनी माँ को कैसे बोल रहा है? तो एक सोचता है चल अच्छा है। अब हुआ क्या, 2 4 5 बार जब बच्चा वो आया, मतलब उसके दोस्त आए, तो उसने भी उसकी माँ की कदर करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे ने खुद अपनी माँ की कदर नहीं की। तो ठीक ऐसे हिंदी के साथ है, हिंदी के साथ भी यही हुआ कि हमने उसकी कदर करनी छोड़ दी जी। तो अगले क्यों उसकी कदर करेंगे? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जब तक हम उसे दूसरे पायदान पे देखते रहेंगे तो दूसरों को तो मना कर ही नहीं सकते। जहाँ मैम जमाना आ खड़ा हुआ है एक ऐसे समय पर जब हम लोग हिंदी तो बोलते हैं लेकिन साथ में कुछ अंग्रेजी के लफ्ज उसमें जुड़ जाते हैं, क्या ये अपमान माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं ऐसा सोचती, क्योंकि हमारे स्कूल में हॉस्टलर हैं जी थे, वो बच्चे अंग्रेजी जानते थे लेकिन हिंदी सब्जेक्ट लेकर पढ़ते थे, हिंदी विषय लेकर पढ़ते थे। अब यदि मुझे किसी बच्चे को हिंदी सिखानी है और उसे अंग्रेजी आती है, यदि हिंदी के साथ मैं इंग्लिश का शब्द भी बोलती हूँ और इंग्लिश के साथ मैं हिंदी का शब्द भी बोलती हूँ तो अच्छा है ना।
वह बच्चा हिंदी का शब्द तो सीखा, ऐसा तो नहीं कि उसने इंग्लिश का शब्द किया और खत्म हो गई बात, नहीं। हाँ। उसे हिंदी का शब्द तो सीखा। बहुत बार बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सीबीएसई मैम पेपर है तो कोई शब्द ऐसे मान लो थैंक यू लिखना है, थैंक यू का उन्हें धन्यवाद शब्द समझ नहीं आ रहा है। हाँ। तो मैं उन्हें बहुत बार बोल देती हूँ कि आप हिंदी वर्तनी में लिखिए थैंक यू, लिखिए। जब हिंदी वर्तनी में थैंक यू शब्द लिखेंगे तो हिंदी लिखनी आई ना, आई तो सही। इसका मतलब वो उस धारणा को, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ तो रहा है जो वो बताना चाह रहा है। इतना भी बहुत है कि जो नॉन हिंदी हैं, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, कम से कम सीखे तो सही। तो आपने देखा होगा जब भी मैं बात करती हूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों का भी साथ साथ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि 20 साल से यही रहा मेरे साथ। क्योंकि बॉर्डर्स होते थे तो साथ साथ हिंदी के शब्द भी चलते थे, तो अंग्रेजी भी बोलती थी मैं उनके साथ कि अंग्रेजी का बेटा ये शब्द है तो भूलना नहीं। इससे बच्चा क्या करता था कि दोनों चीजें वह सीख जाता था। एक चीज और भी रहती थी मेरी 9th क्लास के साथ, क्योंकि 9th के बच्चे ना 8 से आते थे, तो बिल्कुल ही तरीका पढ़ाने का अलग हो जाता है 9th में आकर। मेरा तो हो जाता है क्योंकि मैं बच्चों को ज्यादा पैम्पर नहीं करती हूँ। उनका जो पालन पोषण है ना, मैं हिंदी से संबंधित जो रहता है थोड़ा सा सख्ती से भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सब परोस के दे देना, ऐसा नहीं करती हूँ मैं उनके साथ। स्ट्रिक्ट टीचर थे आप? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ जी, लेकिन परोस कर भी नहीं देती हूँ। बच्चों को नहीं लगता है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, पर मैं अपने विषय के लिए जरूर स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसा समझ लीजिए आप। जब बच्चे 9th क्लास में आते हैं तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उनके रजिस्टर पर मैं बोलूँ और वे लिखें, और बच्चे लिखते हैं। और मेरी एक आदत है कि मैं पहले आसान शब्द देती हूँ, पहले ही बोल देते हैं 35 मिनट 35 मिनट का पीरियड है तो हमारे 25 से 30 शब्द होंगे या 25 वाक्य होंगे। तो बच्चे कहते हैं मैम थक गए, हाथ में दर्द, ये वो। कुछ नहीं, करके देखते हैं। इतने आसान शब्द देती हूँ कि बच्चा फटाफट लिखता है। उससे बच्चे का क्या है, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। अगले 10 शब्द में 4 शब्द मुश्किल दे दिए, बाकी आसान दे दिए। उन 4 में से 2 वो ठीक करता है, और उसके बाद इसी तरीके से 30 शब्द मेरे कंप्लीट होते हैं और बच्चा बड़े अच्छे से करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, श्रुतलेख भी हो गई उनकी। जो शब्द नहीं आया वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, श्रुतलेख भी हो गई, लेखन भी हो गया। उनकी जो लिखत है, लिखाई जो है, हालांकि पहले बहुत खराब लिखते हैं लेकिन धीरे धीरे इतना सुंदर लिखते हैं। कभी आप उनकी कॉपीज देखें, मुझे खुद को बहुत संतुष्टि मिलती है ना, खूबसूरत लिखने लग जाते हैं बच्चे। और एक आदत हो जाती है कि 35 मिनट में हमें ये काम करना ही करना है। इस तरीके से बच्चों को सिखाना आसान होता है, लेकिन जो भी सिखा रहा है उसे मेहनत करने की जरूरत है। बच्चा तो बच्चा है। सही बात है मैम। पीरियड में 10 मिनट पहले जब बेल बज जाती थी तो 10 मिनट का दायरा रहता था 2 पीरियड्स के बीच में, तो हम इंतजार करते थे, हिंदी की बुक्स निकालते थे और सोचते थे कि आज व्याकरण पढ़ाएंगे, लिटरेचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसी से मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको क्या पढ़ाना सबसे अच्छा लगता था, लिटरेचर या फिर व्याकरण, और जिसमें बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं? देखिए, मेरी क्लास में तो बच्चे व्याकरण में भी रुचि उतना ही परसेंटेज से लेते हैं, और लिटरेचर में जो पोइट्री सेक्शन होता है, जो कविताओं का जो सेक्शन रहता था, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। आपकी फेवरेट पोइट्री उसमें से? मैं ज़्यादातर जो पोइट्री की जहाँ तक की बात रहती है, मुझे हर प्रकार की पोइट्री अच्छी लगती है। ज़्यादातर मैं बच्चों को ना तुकबंदी कराया करती थी। उसमें मैं आपको एक वो बताती हूँ, मेरे साथ एक प्रसंग हुआ, वो भाई बहनों वाली सी बात से बताती हूँ। उस समय बड़े बच्चे थे, हमारा ना कव्वाली का कंपटीशन था जी, ठीक है। हम कव्वाली सोच रहे थे कौन सी लिखें, कौन सी बनाएं, क्या करें, तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पर। तो इसी तरीके से शुरू हुआ कि भाई क्या करें, बच्चे हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें ना, कुछ ऐसा हो रहा था। तो वही बात के भाइयों, तो उन्होंने वही बहनों वाले, वही बच्चे वही थे, बहनों, ऐसी स्थिति शुरू हुई। तो मैंने कहा मुझे लगता है हिंदी की टीचर तो तुम्हारे सपने में भी आती होंगी,
ऐसे ही मैंने ऑडी में बोला। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, जैसे ढोलक के बच्चे ने बजाई ढोलक, तो मैंने कहा अच्छा रात सपने, तो सब बच्चे बोले कल रात अंधेरे सपने में मैडम को आते देखा था, डंडा उठाते देखा था। क्या बात है। तो अब ये बात जब आई तो हमने उसी को कव्वाली बना दिया और हमने जोन में फर्स्ट प्राइज लिया इसमें। तो बच्चे इस तरीके की तुकबंदी करते हैं। मैं 6th क्लास से ही ऐसी चीजें शुरू करती थी। तुकबंदी कैसे करने, मान लो मैंने बोला नहर, कहर, बहर, शहर, तो इस तरीके से बच्चे करते चले जाते थे। और तुकबंदी तो इतनी खूबसूरत करते थे कि हमारा बाद में जब सारी 40 के 40 बच्चों की लाइनें आती थी तो ऐसा लगता था कोई गाना ही बन गया हो, तो अच्छा लगता था। तो इस तरह से जब हम कविता पढ़ाने लगते थे तो ज़्यादा नहीं है कि जो कविता में लिखा गया है हमने वही बताना है, जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं हम वही भी बताते थे। और साथ ही साथ बड़े बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो उनका टेस्ट होता है ना बच्चों का, बड़े बच्चों का फर्क टेस्ट होता है, छोटे बच्चों का फर्क टेस्ट होता है, तो उन बड़े बच्चों के हिसाब से ही वहाँ पहुँचते थे। आपको पता है जो हिंदी लिटरेचर है हमारा, उसमें पोइट्री सेक्शन जो है ज़्यादातर प्रेम प्रसंगों से भरा हुआ है, ज़्यादातर। अब प्रेम प्रसंगों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। एज अ टीचर ऐसा आसान नहीं, क्योंकि उसमें एक बच्चा यहाँ से हंसेगा, एक बच्चा वहाँ से हंसेगा, कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर उन्हीं के लेवल पर उतरकर हमें उस कविता को पढ़ाना पड़ता था। लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि है ही वही चीज़, ही वही है। तो इस तरीके से हमारी पोइट्री भी चलती थी और हमारा व्याकरण भी चलता था। व्याकरण की तो मैं उनको छोटी छोटी टिप्स नहीं कहती, मैं ट्रिक्स कहती थी, तुक्के। हाँ। तुक्के दिया करती थी, जैसे मैथ्स टीचर दिया करती हैं, इसीलिए बच्चे हमसे जुड़े रहते थे। तो हमें भी दीजिए ऐसा। जरूर देंगे, आपको भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब देखिए अलंकार है जी, अलंकार समझाने के लिए बच्चों को वो कविताएं इतनी लंबी लंबी याद करने की रहती हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स भी मिलने हैं बच्चों को। तो ज़्यादातर मैं हमेशा कहती हूँ सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ। अरे मैम कौन सा अलंकार, खोजो भाई, जहाँ पर 2-2 शब्द आ गए एक जैसे से आ गए, अलंकार कौन सा। हाँ। तो बच्चा खुद बताता था, यमक तेनू सूट करदा। हाँ। तो ऐसे देखो, तेनू सूट करदा। अब एक सूट है और एक तुझे, सूट मतलब अच्छा लगता है, तो दोनों शब्द एक से हैं, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, यमक। रघुपति राघव राय, अनुप्रास अलंकार है ना। धूल भागी घाघरा उठाए, अब ये मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन जिसे आप कहते हैं। तो ऐसी चीजों में बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते थे, तो कहते मैम ये लिख दे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने कहा कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि फिल्मी गाने भी तो हमारी कविताओं के ही हैं, बिल्कुल वही सेम ही तो चीजें हैं, इसमें क्या सोचना है। तो इस तरीके से हमारी यात्रा आगे बढ़ी। और बताएं, और क्या पूछना चाहेंगे आप इस विषय में? ज़हन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सवालों के साथ साथ वो स्मृतियां भी आ रही हैं मेरे बचपन की, जब हमें हिंदी पढ़ाई जाती थी। लेकिन इसी के साथ में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए कोई ऐसा बच्चा हो, कोई आपके दिमाग में, आपके स्मृतियों में आ रहा हो, जो पहले इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता था हिंदी में, लेकिन अचानक से आपने देखा कि एक दिन आकर कविताएं सुनाने लग गया, या उसके पास सुनाने के लिए हिंदी में बहुत सारी कहानियां हैं। मैं खासकर एक ऐसा बच्चा था अपनी क्लास में जो सबसे पहले हिंदी पढ़ने के लिए हाथ ऊपर उठाता था। और कोई ऐसा बच्चा जिसने बहुत दिलचस्पी दिखाना अचानक से शुरू कर दिया हो और सरप्राइज मिला हो आपको भी? कि बच्चे तो बहुत हैं ऐसे। एक बच्चा मुझे याद आ रहा है कि वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल से उसने एडमिशन लिया था हमारे स्कूल में, और वो किसी और भाषा का बच्चा था। भाषा इन द सेंस कि उसने शायद से फ्रेंच ली हुई थी या कुछ ऐसा था। उसे हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ने को मिली। अब वो बच्चा जब क्लास में बैठता था, कॉर्नर में बैठा रहता और मेरी शक्ल देखता रहता, और मुझे चुप रहने वाले बच्चे पसंद नहीं, क्योंकि मैं खुद चुप नहीं बैठती हूँ। तो अब उस बच्चे को 1-2 बार मैंने कहा, पर उसने ज़्यादा इतना रुचि नहीं दिखाई। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बच्चों में। फिर मैंने पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो मैम। ओके।
अब मुझे लगा कि इस बच्चे को क्लास से बाहर निकालना चाहिए, किताबों से बाहर निकाल के देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए यदि किताब से बाहर निकलता है बच्चा तो। अब उसे मैंने धीरे धीरे, एक डांस हुआ करते थे हमारे, जैसे टैलेंट शो होता है इस तरीके से, ऐसे डांसेस भी होते हैं हमारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़ के रूप में। तो उस बच्चे को लेना शुरू किया। अब वो बच्चा बोला कि मैम मुझे ना हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा बेटा ली क्यों आपने? मैम मिली मुझे हिंदी यहाँ पर ही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे मैंने उसे बात करनी शुरू की। होमवर्क बिल्कुल बंद, मैंने उसे बोल दिया कुछ नहीं लिखोगी, खाली सुनो। मेरी आदत ये रही है कि मैं जब भी क्वेश्चन के आंसर्स लेती हूँ बच्चों से, तो मैं किसी एक बच्चे को उठाकर पूरा आंसर नहीं पूछती हूँ, कभी भी नहीं पूछती। कोई भी एक आंसर होगा तो उससे मैं बोलूँगी हाँ भाई तुम बताओ, एक पॉइंट बस। ऐसे ऐसे करते 10-15 बच्चों से एक क्वेश्चन, एक पॉइंट ले लिया और एक बच्चा उसे कंप्लीट कर देगा खड़ा होकर। अब पढ़ा तो लिया, ऐसा तो नहीं है बच्चा सुन नहीं रहा। हाँ। तो मैंने कहा बेटा तुम बताओ, खाली एक पॉइंट बताओ। बताया उसने। कहा गुड, हालांकि गलती थी लेकिन मैंने कहा बहुत बढ़िया, अरे तुम्हें तो हिंदी बहुत अच्छी आती है। हाँ। एक छोटा सा अप्रिसिएशन। हाँ, चुप। धीरे धीरे इसी तरह से मैंने उस बच्चे को बाहर निकाल तो लिया उसे। हाँ। हिंदी के साथ जुड़ गया। फिर धीरे से बोला, जैसे अब आपने कहा मुझे, उसने मुझे कहा कि मैम मैं ना कुछ लिखती हूँ, 2 लाइनें 4 लाइनें लिखती हूँ, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। मैंने कहा तो लाओ ना। बच्चा अगले दिन लेकर आया। मैंने पढ़ी, हालांकि तुकबंदी में इतना वो नहीं था। फिर मैंने बच्चे को बताया, मैंने कहा बेटा इसकी जगह हिंदी वाले शब्द हो जाए तो कैसा चलेगा? यस मैम। लिख के लाया वो बच्चा। टीचर्स डे पर उस बच्चे ने एक पूरी पोएम जो थी, हाँ, मुझे उस बच्चे ने लिख कर दी, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स। ऐसा नहीं मैं कह रही कि उसने पूरी हिंदी में लिख के दी, इंग्लिश के भी शब्द थे, हिंदी के भी शब्द थे जी। अब बच्चे ने लिख कर तो दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे वह बच्चा मेरे हाथ में आने लग गया और मैं उसे अपने साथ ही रखने लग गई हर काम के लिए भी। अब जब बोर्ड के एग्जाम हुए, उस बच्चे ने 80% स्कोर किया खाली हिंदी में। वो बच्चा जिसे रिजल्ट उसने बताया उस दिन वो इतना रोया, फोन पर इतना रोया। मैं कहा रो किस लिए रही हो भाई? तो कह रहे मैम आपका भाई मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी भाई। मैंने कहा तो फिर बहन बोल दूं? बोले नहीं मैम भाई ही अच्छा लगता है। मैम मेरे 80% नंबर आए हैं, 80% मार्क्स आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो किसी भी बच्चे को कि यदि प्रशंसा कर दी जाए, उसके कंधे पर हाथ रख दिया जाए, तो वह बच्चा उन किताबों से यदि बाहर आना चाहे, बाहर आ भी सकता है और किताबों के साथ जुड़ भी सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब जो उसे पढ़ा रहा है वह उसके साथ जुड़ सके। यदि मैं उस समय उस बच्चे को इग्नोर कर देती, छोड़ देती उसके हालात पर, तो शायद मुझे ये खुशी नहीं मिलती। तो ये बच्चा मुझे हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है कि यह बच्चा जो किसी और स्कूल से आया और हमारा अपना बन गया। कहते हैं ना, हिंदी जब हाथ पकड़ती है तो आपको ममत्व का एहसास होता है, वो आपकी अपनी भाषा बन जाती है। जी। और ऐसे में हिंदी आजकल हम देखें तो जैसा मैंने इंग्लिश का भी जिक्र किया, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी मिक्स, और हिंदी के जो लफ्ज होते हैं वो अंग्रेजी में लिख दिए जाते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है कि हिंदी को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा जाए, सीखा जाए? जब ऐसी चीजें हम देखते हैं जी, तो हमें लगता है कि बच्चा ना हिंदी कर रहा ना इंग्लिश कर रहा, ना उसे अच्छे से इंग्लिश आ पा रही है ना अच्छे से उसे हिंदी आ पा रही है। भाषा जो है चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे ठीक से समझना, लिखना, बोलना, पढ़ना आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए हम सबका एकजुट प्रयास बहुत जरूरी है। हम हिंदी के टीचर्स तो हैं ही हैं, लेकिन हिंदी से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं
वे भी काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर जहाँ तक की बात है कि हम सबको भाषा सिखाने के लिए बच्चे के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बच्चे के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हम भाषा तो नहीं सिखा सकते हैं। आप देखिए, कोई छोटा बच्चा है, जब चलना सीखता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। यदि माँ कह दे ओह चोट लग गई इसे तो चलना ही नहीं चाहिए, उसे उठाकर गोद में बिठा ले, तो बच्चा तो कभी चलना सीखेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए यही है कि बच्चा जब जब गलती करे उसे टोका भी जाए और उसे करेक्ट भी किया जाए, उसे ठीक भी किया जाए कि बच्चे आपने यहाँ गलती की, यदि इसका उच्चारण आप ये ले लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत बार मैं इन बच्चों को कहती हूँ कि बच्चे कहते हैं मैम हमें हिंदी के बड़े बड़े शब्द जो हैं हमें समझ नहीं आते। हिंदी कोई आसान भाषा नहीं है, ऐसे देखा जाए तो हिंदी आसान भाषा बिल्कुल भी नहीं है जी। उसके शब्द भी अच्छे भारी शब्द हैं। यदि हम उन भारी शब्दों को सिखाने लगे तो बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे जब भी आप कोई भी काम करें, लिखें, क्वेश्चन का आंसर लिखें तो अपनी भाषा में लिखें, लेकिन ग्रेट वाली लैंग्वेज में नहीं कि ग्रेट है ना, वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज, वो नहीं, स्लैंग जो भी कुछ है ना, वो भाषा नहीं, ठीक है, वो भाषा नहीं। बाकी जो है आपने जो भी कुछ करना है अच्छे से करें। और जहाँ तक बच्चों का मामला है, बच्चों को हर मोड़ पर ज़रूरत है करेक्शन की। अब क्योंकि अब वो ना इंग्लिश बोलते, ना हिंदी बोलते, हिंग्लिश बोलते हैं। और आपको लगता है कि इस तरीके से अगर भाषाओं का मिक्स करके इस तरीके से अगर हम लोग उसे अपनाएंगे कुछ, क्योंकि भारत का जो हमेशा से संस्कृति रही है वो है बाकी कल्चर्स को भी हम लोग अपनाते हैं, लेकिन अपनी भाषा को इस तरीके से मिक्स करना और उसका कहीं ना कहीं हिंदी पर इसका असर पड़ रहा है, हिंदी की जो एक भव्यता है उसको कहीं ना कहीं ठेस। देखिए वैभव, हिंदी का वैभव ही यही है, हाँ जी, कि हिंदी सभी भाषाओं को अपने भीतर समाहित कर लेती है। उर्दू के शब्द कब आ गए पता ही नहीं चला, हाँ। इंग्लिश के शब्दों को हमने कैसे स्वीकार कर लिया पता ही नहीं चला, हाँ। क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी है कि हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं ठीक है आ जाओ। इसी में हमारी जो भाषा है वही उसकी भव्यता है, आप आए। लेकिन उसी बात पे मैं बात कर रही हूँ कि जब हम और शब्दों और भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा की कहीं भव्यता में कहीं कमी आती है, नहीं, ये मेरा विचार है। लेकिन भाषा को तोड़ मरोड़ना वहाँ गलत है। बिल्कुल, भाषा चाहे हिंदी का रहे, चाहे हिंदी में अनेक और शब्दों का भी प्रयोग हो जाए, वे भी सब हमारे अपने हैं। हम कभी ये नहीं पूछते समय क्या हुआ है, हम क्या पूछते हैं टाइम क्या हुआ है। हम ये नहीं कहते वाह क्या बात है, हम कहते वाओ। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में उन शब्दों को धारण कर लिया है, अपनाया है। बिल्कुल, उसे अपना लिया है हमने। जब हमने अपना ही लिया है तो फिर हम शब्दों को तोड़े मरोड़े क्यों? शब्दों का सही प्रयोग तो सीखें। सही बात है मैम, यही बात है। बिल्कुल। और देखिए मैम, जैसे एक अलमारी में वर्षों पुराना पड़ा कोई प्रेम पत्र होता है, उसे निकालकर कोई प्रेमी पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा एहसास होता है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप अपने बचपन के लिखे गए जो पत्र हमारे हिंदी की अध्यापिका हमें लिखवाती थी, या लेख हम जो लिखा करते थे वो पढ़ें तो शायद सेम वो एहसास होगा और हम कहेंगे कि हम कितना दूर आ गए हैं। लेकिन हिंदी को बचपन से लेकर वहां तक कितना हम साथ ला पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि आज आपसे बात करने के बाद मैं भी हिंदी की कुछ जो लेखन है, वो जो चीजें हैं, कविताएं हैं, वो पढ़ने वाला हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया गौर मैम हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए PPM टाइम्स। शुक्रिया।